हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसकी मैं आप लोगों को केस स्टडी कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब केस स्टडी आएगी क्वेश्चन में, पेपर में, और साथ साथ उसका पैटर्न भी चेंज हो गया। लास्ट ईयर तक हमारे पास वो एमसीक्यू फॉर्म में आती थी, लेकिन इस बार वो एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आने वाली है। आपके पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज उसी पे बेस्ड मैंने एक केस स्टडी लिया चैप्टर नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये चैप्टर आप लोगों को वैसे भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक सेपरेट यूनिट है और इसकी वेटेज भी अच्छी है काफ़ी। तो इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है, प्लस इस चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। साथ के साथ आज केस स्टडी तो कर ही रहे हैं, और जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे भी हमने इस चैप्टर को कर रखा है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी, उसके बाद हम अपनी केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। बस एक छोटी सी चीज़ और जानिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मैंने केस स्टडी ली कौन सी बुक से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर ऑसवाल गुरुकुल की 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की एक बुक है। ये सीबीएसई क्लास 10th के लिए जो सारे सब्जेक्ट्स की बुक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इसमें ऑल सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी बुक है ये। अगर मैं आपका इस बुक का रिव्यू आपको थोड़ा सा दूँ तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। जो अब आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ सीबीएसई का, वो आपको इसमें मिलेगा फुली सॉल्व, और जो बाकी के सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे वो उसी सैम्पल पेपर पे बेस्ड मिलने वाले हैं। मतलब वही पैटर्न फॉलो किया गया इस बुक के अंदर। साथ के साथ उनके सॉल्यूशन भी हैं आपके पास, और एक एक पेपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रखा है। और जो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, उनकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ईजी है कि आप इजीली समझ पाएंगे अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो। ठीक है। जैसे अगर मैं अपने कंटेंट की यहाँ पर बात करूँ तो आप इंग्लिश में देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ये सैम्पल पेपर जो फर्स्ट वाला है ना हर सब्जेक्ट में, वो सीबीएसई वाला है। ठीक है। बाकी के जो ये सैम्पल पेपर है ये सॉल्व है, और ये अनसॉल्व वाला सैम्पल पेपर है, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है हर सब्जेक्ट में। सेम आप हिंदी वाला देख लीजिए, हिंदी ए और हिंदी बी, जिसपे जो है वो कर सकता है। उसके बाद आपको यहाँ मैथ्स के मिल जाएंगे। मैथ्स में आपको थोड़े ज़्यादा सैम्पल पेपर दे दिए गए हैं सॉल्व, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है। ये सीबीएसई वाला एक आपको दे दिया और एक अनसॉल्व दे दिया। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट के लिए 7 to 8 सैम्पल पेपर अब भी आप इस टाइम में शुरू करोगे तो सफिशियंट है। दिसंबर में भी स्टार्ट करोगे तो, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ साइंस का है, उसमें भी आपको 5 to 6 दे रखे हैं, और ऐसे ही एसएसटी में आपको दे रखे हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, और सॉल्यूशन भी मतलब ऐसे दे रखा है कि आप एक बार में समझ जाओगे कि क्या उसका आंसर और किस तरीके से निकला हुआ है। बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पर, जो ये स्कैन, अगर आप इसको स्कैन करेंगे ना तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, आप यहाँ पर ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हैं। ठीक है। एक मतलब एक्सपीरियंस के लिए आप एक टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर। वो कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो आप मतलब सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे स्कैन कीजिएगा तो इसकी आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तो उस पर आपको सब चीज़ आ जाएगा oswald.io पे। ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। आप एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार। साथ के साथ पता है कि इसमें एक और चीज़ क्या है, आपको वो रिजल्ट भी मिलेगा उसका, आपकी प्रोफाइल पे भी, साथ साथ आपकी मेल आईडी पे भी मिल जाएगा। तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा। तो एक बार ट्राई करके देखो ज़रूर, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये यहाँ पर। ठीक है। ये तो ये बुक में मिलेगा आपको, बारकोड जो ये दे रखा है ना स्कैन करने वाला, ये आपको बुक में मिल जाएगा। अगर मैं इसकी एक बार जल्दी से ब्लूप्रिंट और दिखा दूँ, इंग्लिश का ब्लूप्रिंट मैं दिखाऊँ, इस बुक में मुझे एक चीज़ ये काफ़ी अच्छी लगी, वो ये लगी कि आपको ना हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट दे रखा है। कई बार ऐसा होता है हमारे को चैप्टर की वेटेज भी पता होती है ना, तब भी हम प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं कि यार ये इस चैप्टर की इतनी वेटेज है तो इस चैप्टर को तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, या फिर इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो इस चैप्टर को इस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। तो वो चीज़ पता होनी काफ़ी ज़रूरी है हमारे को, तो वो आपको इस बुक में दे रखी है। तो ये तो आपको इंग्लिश का दे रखा है, पूरा हर सब्जेक्ट का दे रखा है। मैं अगर अपने सब्जेक्ट मैथ्स की यहाँ पर बात करूँ तो देखो ये दे रखा है कि 1 मार्क के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आपके पास आने वाले हैं, उसके बाद 2 मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 3 मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 4 and 5 के। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये इस बुक के अंदर। इसकी बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। और ये ज़रूर ट्राई करना oswald.io पे, एक बारी ट्राई करके ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छी चीज़ ये भी उन्होंने एक शुरू की है, जिससे बच्चे की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, साथ के साथ आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए अब आ जाए हम अपने क्वेश्चन पे जल्दी से। तो इसी बुक का क्वेश्चन है ये जो मैंने लिया है आपका यहाँ पर आज केस स्टडी का। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर ऑन अ विजिट ऑफ संसद भवन। टीचर असाइन देम द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व एंड टेक सम पिक्चर टू एनालाइज द सिटिंग अरेंजमेंट बिटवीन वेरियस एमपी एंड स्पीकर बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो मतलब यहाँ पर बच्चे कहाँ गए थे, संसद भवन ले जाया गया बच्चों को, तो टीचर्स ने उन पे एक एक्टिविटी दे दी है बच्चों को। आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से ये देखना है, इसमें कुछ जैसे पॉइंट्स मैंने देख रखा होगा, आपको ब्लैक पेन से मार्क कर रखे हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है, एमपी एंड स्पीकर के बीच की जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। द स्टाफ टूर गाइड एक्सप्लेन various fact related to maths of Sansad Bhavan to the students. Students were surprised when teacher asked them, you need to apply coordinate geometry on the seating arrangement of MPs and speakers. तो स्टूडेंट भी पता है क्या एकदम सरप्राइज हो गए थे, यार यहाँ हम विजिट पे आए हैं और इसमें भी टीचर क्या कर रही है, मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा रही है इसके अंदर, और उससे रिलेटेड हमारे को उसने क्वेश्चन भी दे दिया। तो उसने क्वेश्चन क्या दिया, जो सीटिंग अरेंजमेंट है एमपी और स्पीकर के बीच में, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ। ठीक है, तो अब वो लगाई कैसे वो देखते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट द फॉलोइंग, रेफर टू द अबव इमेज एंड ग्राफ। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ना वो आपको यहाँ पर बताने हैं, उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, रेफर टू द पॉइंट डी एंड सी। जो डी और सी पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ये रहा डी पॉइंट, ठीक है, और सी पॉइंट भी इसी नियर बाय में कहीं है, यहाँ पर है कहीं पर सी पॉइंट, ये मैं मार्क करना भूल गई हूँ। ये इसी का ही ग्राफ ना मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। वैसे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हमारे को क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट पहले से ही दे रखे हैं। तो कह रहा है रेफर टू द पॉइंट डी एंड सी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डी एंड सी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी इज 0। ये रखे ना, कोऑर्डिनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस वो आपको केस स्टडी है तो एक बार फिगर में दिखा दिया गया है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला केस तो आसान है, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर डिस्टेंस मांग रहा है सी और डी के बीच का। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो आपके पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -3 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 + का 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर √17। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट सिर्फ डिस्टेंस निकालना था और कुछ नहीं करना था। बात करें अब अगर अपने सेकेंड क्वेश्चन की, तो अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इसमें सेकेंड पार्ट है। आपको पता है ना केस स्टडी में इस बार एमसीक्यू नहीं है, तो बस इसलिए अब सेकेंड पार्ट सब्जेक्टिव में ही है। देखो कह रहे हैं रेफर टू द पॉइंट डी ए एंड एच। अगर हम डी ए एच को देखें, कंडीशन फॉर कोलिनिटी ऑफ पॉइंट डी ए एच सेटिस्फाइड बाय रिलेशन। तो कोलिनेटर मतलब जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो डी ए एच अगर हम अपने इसमें देखें तो डी पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, देखो ये रहा, ध्यान से देखो, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये एच पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट्स तो वो होंगे जो एक लाइन पे बने हुए हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, डी ए प्लस ए एच बराबर किसकी होगा, डी एच के, तभी तो इक्वल होगा। बस कंडीशन लिखनी है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो, डी ए प्लस का ए एच जो है वो किसके बराबर होगा, डी एच के। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि कोलिनेटिव में क्या लिखना है। कंडीशन है, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं, बस सिर्फ कंडीशन लिखनी है और कुछ भी नहीं करना इस वाले पार्ट में। क्लियर है, चलिए अगर आपको लेकिन ये पार्ट नहीं आता तो इसके साथ आपको एक और चॉइस में दे दिया है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है और में रेफर टू द पॉइंट बी एंड सी, ज्वाइन बी एंड सी, मार्क अ पॉइंट पी ऑन बी और सी एंड पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी एंड सी सच दैट डी एफ अपॉन में पी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बी है, बी पी है, ठीक है। बी पी अपॉन में पी सी जो है वो किसके इक्वल है, के अपॉन 1 के। अब कह रहे हैं इन पॉइंट्स को रेफर करो बी और सी को। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली अपनी बी और सी। कह रहा है इस पे एक पॉइंट है पी, तो पी भी ले लिया। बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं तो पीछे का ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, सी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। सच दैट आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, बी पी, आपको ये कह रहा है जो बी पी है अपॉन में जो पी सी है वो किसके रेशो में, के अपॉन 1 है। तो इसका मतलब ये मुझे रेशो भी दे रखी है, के रेशो 1। इफ पी लाई ऑन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ तक है सेकेंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट शुरू है। तो इसका मतलब वो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता देखो, तो मैं उसको x और y मान सकती हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा के पहले x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ। तो x क्या होता है हमारे पास m1 x2 प्लस में यहाँ हो जाएगा मेरे पास m2 x1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2। सेम ऐसे y के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी तो कैसे, m1 y2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास m2 y1 अपॉन में मेरे पास यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 की बात करूँ तो k है, x2 की बात करूँ तो 2 है, m2 की बात करूँ तो 1 है, x1 की बात करूँ तो 1 है। यहाँ आ जाएगा k प्लस 1। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 2k
प्लस का 1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, y की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो m1 मेरे पास k है, y2 मेरे पास माइनस का 2 है, m2 मेरे पास 1 है और y1 मेरे पास 4 है। यहाँ पर आ जाएगा k प्लस का 1। तो y के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर माइनस का 2k प्लस का 4 अपॉन में k प्लस 1। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए सॉरी। अब ये p जो है वो इस वाली लाइन पे है, p लाइज ऑन दिस लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। तो x की जगह x की वैल्यू रख देती हूँ और y की जगह y की वैल्यू रख देती हूँ। तो चलो इसको यहाँ लिखते हैं अब हम। तो बस वैल्यूज़ को रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो पहले मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ एक बारी। तो वो मेरे पास है यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। x की जगह मैंने x की वैल्यू रख दी, वो थी मेरे पास 2k प्लस का 1 अपॉन में k प्लस का 1। y की जगह मैंने y की वैल्यू रख दी, वो मेरे पास देखो यहाँ पर क्या थी, माइनस का 2k प्लस 4 था। तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा यहाँ पर। तो माइनस का 2k प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में -8। ठीक है ना। अब देखो बेस से में तो मैंने उसको एक बार ही ले लिया k प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2k हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में -8 है। ठीक है, 2k प्लस 2k कितना हो जाएगा 4k। अब 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3, इस k प्लस 1 को दूसरी साइड ले गई तो मल्टीप्लाई का हो गया माइनस का 8k -8। ठीक है, अब इस 8k को इधर ले आई और इस 3 को उधर ले गई, -8 प्लस का 3। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 12k और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -5। k की वैल्यू निकालनी थी, वो निकल गई मेरी -5/12। तो ये था मेरे पास केस स्टडी का सेकेंड क्वेश्चन और वाला। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आपके पास रहता है, थर्ड क्वेश्चन, वो ये रहा आपके पास। देखो यहाँ पर इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, रेफर टू द पॉइंट एफ एंड ई। पहले आगे पूरा रीड कर लेते हैं, ग्राफ की जरूरत होगी तो एक बार देख लेंगे। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट एफ एंड ई। तो कह रहा पॉइंट एफ और ई को रेफर करो, देखो उसे और उसका मिड पॉइंट निकालो। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे को, तो मुझे नहीं लगता ग्राफ देखने की फिर से कोई भी ज़रूरत है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो केस स्टडी के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते हैं। चैप्टर में से ही बने हुए हैं, बस एक डर है हमारे मन में कि केस स्टडी मुश्किल होती है, तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो सेक्शन फॉर्मूला लग गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया, और कुछ है ही क्या इस चैप्टर में, यही तो है। तो मिड पॉइंट निकालना है आपको यहाँ पर। तो कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, -4 + 12/2 और 3 + 3/2। ठीक है ना, बस सॉल्व कर दो अब आप इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6/2। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ये आ गए आपके पास मिड पॉइंट्स। एक बार साइड में मिड पॉइंट फॉर्मूला जरूर लिख देना। x इज इक्वल्स टू में क्या होता है, x1 + x2/2 और y इज इक्वल्स टू में क्या होता है, y1 + y2/2। ठीक है, ये आपके पास x1 x2 दे रखा था यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास y1 y2 दे रखा था। बीच वाला जो पॉइंट था वो होता है मेरा x और y। क्लियर है। तो इसी के साथ इस चैप्टर की केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। कहीं भी तीनों क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने कर रखे हैं अदर बुक से, वो आप जरूर कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।